आज के इस सेशन में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडी में हम लोग देखेंगे जो पहले कर चुके हैं उसके आगे का कोर्स कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस समय ह्यूमन वैल्यूज में ये यहाँ तक पेरेंट्स एंड टीचर्स तक कलाम साहब के जो व्यूज थे ये हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे। उसके बाद में ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ से ह्यूमन वैल्यूज कंप्लीट हो गया था और ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस में इश्यूज हैं, करप्शन एंड ड्राइव है, इस पे सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्राइवेसी पॉलिसी वेब एंड सोशल मीडिया कंप्लीट हो चुका था। साइबर थ्रेट्स कंप्लीट हो चुका था। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है और इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी समाधान क्या है। आज यहाँ से हम लोग लेंगे यूके ब्राइबरी एक्ट, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के बारे में बहुत कुछ और भी चैप्टर्स में है, बट यहाँ पे आ रहा है दोबारा तो हम लोग उसे फिर से कवर करेंगे। तो सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट, इसको हम कवर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या होती हैं। यस सैम, वांट टू से समथिंग? सर एक पाक करते चलिएगा। हाँ जी, बताइए। देखिए, कुछ अगर आपका क्वेश्चन हो तो जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो उसमें तभी आप इंटरवीन करें, अदरवाइज माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा। तो ये हमारी सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, लेवल ऑफ वैल्यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इस सोसाइटी में ही बिजनेस करके बहुत कुछ कमाते हैं, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसका नेचर क्या होता है, ये लेवल्स इसके क्या है, फेसेस एंड मॉडल्स ऑफ सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक अगर ये कवर हो पाता है तो इसको आज कवर किया जाए, फिर जितना हो पाएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है। उसके बाद में हम बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी और अजीम प्रेम जी और बिल गेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे पिछले में आपने ह्यूमन वैल्यूज में देखा था गांधी जी, कलाम साहब और अ, उम, स्वामी विवेकानंद जी को। तो यहाँ बिजनेस टाइकून्स 3 कवर करेंगे हम लोग, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी और बिल गेट्स। राइट। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इट इज 18th of January 2024 today. We are now in semester 3. It is part 8 of unit. It is, I think, unit 1, yes. तो इसमें पार्ट है नेक्स्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था, यूके ब्राइबरी एक्ट से शुरुआत होगी इसकी। अब यूके ब्राइबरी एक्ट क्यों? हम इंडिया में हैं तो हमें इंडियन ब्राइबरी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उनकी कंप्लेंट करें तो कहाँ करें, कैसे करें, फिर उनको फॉलो कैसे करें। और तमाम सारे जो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स के लिए जो हेल्पलाइंस हैं वो क्या हैं, इन पे तमाम वीडियोस बन सकते हैं और मैंने कुछ पहले भी बनाए हैं। तो हम यहाँ जो कि सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमें सिलेबस के जो हेडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। इसलिए हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो सिलेबस में है। इसके अलावा जो हमारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन्हें अलग से तैयार किया जा सकता है। तो देखिए, यूके ब्राइवरी एक्ट ये 2010 में आया था और ये एक्ट जो है इसमें सिलेबस में क्यों कोट किया गया, उसका मैं एक थोड़ा सा कारण बता दूं कि इसमें बहुत सारी नई चीजों को लिया गया जो अभी तक हमारे पास में हमारे रूल्स में नहीं थी, है ना। वो सिस्टम रखा गया ब्राइबरी की अगर कोई घटना कहीं पे किसी तरीके से घटित होती है तो। और कुछ पहले वन साइडेड रहता था तो उसमें बात नहीं बनती थी। अब इन्होंने क्या किया देखिए,
UK Bribery Act 2010 is a piece of legislation in the United Kingdom that addresses the issue of bribery and corruption. तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2010 में वहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 बनाया गया और ये 1 जुलाई 2011 से इम्प्लीमेंट हुआ एंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एंटी ब्राइबरी लॉज ग्लोबली। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जितने रूल्स बने हैं ब्राइबरी और को लेके उसमें ये सबसे ज्यादा बेहतर रूल था जिसमें सबसे ज्यादा प्रोविजंस थे जिसमें उस मतलब कंपनी या फर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन को भी दोषी माना जाएगा जो जिसका कर्मचारी अगर कोई ब्राइब वाला काम करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटी ब्राइब पॉलिसीज क्या हैं कैसी हैं और अब उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है या नहीं है कि उसके एम्प्लॉय ने कोई क्राइम ब्राइबरी का किया है। ऐसी स्थिति में वो जो फर्म है वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे एम्प्लॉय ने किया है, फर्म खुद भी रिस्पॉन्सिबल होगी तो पेनल्टीज उस पे भी लगेंगी। तो दिस एम एक्ट्स टू कॉम्बैट ब्राइबरी इन द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में अगर ब्राइबरी की कोई घटना होती है तो उन दोनों को ये कवर करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रोविजंस ऑफ द यूके ब्राइबरी एक्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या है, ब्राइबरी ऑफेंस क्या है। The act creates four main offenses. इन्हें समझिएगा सही से। ऑफरिंग और गिविंग ए ब्राइब, ब्राइब देना या लेना। रिक्वेस्टिंग और एक्सेप्टिंग ए ब्राइब, वो मांगना या ब्राइब को स्वीकार करना। ब्राइबिंग ए फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एंड ए कॉर्पोरेट ऑफेंस ऑफ फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी। 4 पॉइंट है, देखिए इन्हें ध्यान रखिएगा आप। मैं एनोटेट करने का भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें एनोटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी काम करता है कभी नहीं करता है प्रॉपरली। तो ऑफरिंग और गिविंग ब्राइब, पहला आप किसी को ब्राइब दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, ये क्राइम है। दूसरा रिक्वेस्टिंग और एक्सेप्टिंग, ये पहला है देने वाला और दूसरा है लेने वाला। ये लेता है या स्वीकार करता है ब्राइब को या रिक्वेस्ट करता है कि हमें पैसे दो तब हम काम करेंगे। तो इसमें ये दोनों देने वाला लेने वाला दोनों। उसके अलावा ब्रिंगिंग ब्राइबिंग ए फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल। अब आप इसके अंतर्गत केवल यही नहीं है कि यूके के रहने वाले लोग ही इसके अंतर्गत आते हैं। यूके में कोई भी है, किसी विदेशी से या कोई विदेशी यूके में रहते हुए या यूके की कंपनीज यूके से बाहर काम कर रही हैं, उन तक पे भी ये प्रभावी होगा। एंड ए कॉर्पोरेट ऑफेंस ऑफ फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी, एक, दो, तीन, चौथा पार्ट है वो कॉर्पोरेट जिसके यहाँ ब्राइब की घटना घटित होती है उसके पास में ब्राइब से संबंधित उसने अपने खुद के रूल्स क्या बनाए और किस तरीके से उसे वो मीट आउट कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट है, एक देने वाला, एक लेने वाला और ब्राइब चाहे फॉरेन हो या लोकल हो या उससे बाहर हो, उन सभी को मिला के। और कॉरपोरेट जो हैं उनके अंदर ब्राइब को रोकने के क्या साधन हैं। अगर उसके साधन उसके नियम सही हैं उसके बावजूद ऐसी घटना घटित होती है तो उस कॉरपोरेट उस बिजनेस हाउस पर बहुत ज्यादा पेनल्टीज नहीं बनेंगी। लेकिन उसके अगर कोई प्रॉपर रूल नहीं है तो उसके लिए बहुत दिक्कतें हैं। अब देखिए पेनल्टीज क्या है। इंडिविजुअल फाउंड guilty of bribery offense can face imprisonment and or fines। तो अगर जो भी व्यक्ति ब्राइब देता या लेता हुआ पाया जाता है उस पर अपराध ये इम्पोज हो जाता है तो उसको जेल और साथ में मॉनेटरी जो इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब फाइन वगैरह भी उस पर लग सकता है और ये करोड़ों में हो सकता है। और अगर कोई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नजर डालिए, कॉर्पोरेट ऑफेंसेस ऑफ द फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी कैन रिजल्ट अनलिमिटेड फाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन्होंने सीधा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रखा कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि
ब्राइब दें न लें तो गवर्नमेंट को देखना है। इन्होंने पूरा बहुत कुछ डाल दिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर उनके पास में ब्राइबरी को रोकने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तो उन पे अनलिमिटेड फाइन हो सकता है। आप समझिए। और आपको जान के थोड़ा-सा अलग लगेगा अगर जानकारी नहीं है, कि फॉरेन कंट्रीज़ में ख़ास करके यूरोप में जो वो होते हैं ऑफेंसेस, उनमें ज़्यादातर पेनल्टीज़ मॉनेटरी होती हैं और अपने यहाँ मॉनेटरी कम होती हैं, सिविल और क्रिमिनल ज़्यादा होती हैं, है ना? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट हो रहा है। 4 लोग 4 तरीके से इसके अंतर्गत आएँगे और पेनल्टीज़ आपने देख ली। उसके बाद देखिए अगला, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। The act applies not only to offence committed within UK but also to bribe committed abroad by individuals or organizations with a connection to the UK. मैंने आपको बताया था कि ब्राइब देना लेना ये केवल यूके के टेरिटोरियल जो सीमाएं हैं, उसकी जो यूके की सीमाएं हैं, उनके अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो ही नहीं, बल्कि यूके से अगर उनका कनेक्शन है किसी भी तरीके से, चाहे यूके में उनकी ब्रांच है या यूके से ऑपरेट कर रहे हैं या यूके में रहते हुए कोई आदमी किसी दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे वो सब लोग इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर है कॉर्पोरेट लायबिलिटी। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए कॉर्पोरेट ऑफेंस ऑफ फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी। तो ये कॉर्पोरेट के ऊपर एक बड़ी लायबिलिटी इन्होंने लगा दी कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहाँ ब्राइब को नियंत्रित करने के लिए उनके क्या सिस्टम्स हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, this means that a business can be held criminal liable if an employee or associated person bribes another person while performing services for organization. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय अगर ब्राइब लेता है तो ये उस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार रिपीट किया जा रहा है। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट निर्धारित करती है पेनल्टीज क्या हैं, और प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो अपने नियम बनाती हैं, लेकिन कोई ठोस नियम अभी तक नहीं है। तो ये खास बात है यूके ब्राइबरी एक्ट की, शायद इसी वजह से इसको इसमें इंक्लूड किया गया है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, नेक्स्ट में फैसिलिटेशन पेमेंट्स। द एक्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटेशन पेमेंट्स व्हिच आर स्मॉल ब्राइब्स मेड टू स्पीड अप द रूटीन प्रोसेस। तो फैसिलिटेशन मीन्स होता है किसी काम को सुविधाजनक तरीके से और तेजी से करना। जैसे इन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं इंडिया में बने हुए, या पैन कार्ड, या ये जिन्हें सहज या जन सेवा केंद्र आप कहते हैं, वहां जाते हैं, आपको जाते आए प्रमाण पत्र बनवाना है। 25, 30 या 50 रुपए जो भी निर्धारित है उनके, वैसे कुछ निर्धारित नहीं है, जो जो चाहे वो चार्ज कर सकता है। आप देते हैं और बनवाते हैं। उसके बाद में अगर आपको जल्दी जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो आप क्या करते हैं, आपका सर्टिफिकेट लगाता है लेखपाल, तो आप उसके पास जाके उसे 100, 200, 300 रुपए दे के जल्दी करवा लेते हैं। तो इस तरीके के छोटे-छोटे क्राइम्स भी इस यूके ब्राइबरी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना? इसके बाद फिर नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। The act imposes a strict liability on commercial organizations for failing to prevent bribery, meaning that company can be held responsible even it was not aware of, did not condone the bribery. तो सबसे ज्यादा अहमियत इसकी यही है कि देने वाला, लेने वाला और गवर्नमेंट डायरेक्ट इम्पोज न करके सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को ही रिस्पॉन्सिबल बनाती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स उन्हें कंट्रोल करने के या विजिलेंस के नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद एक उसमें क्रिमिनल पार्ट बन जाती है इस कंस्पिरेसी का, है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी जो नीतियां हैं, उनको हम कैसे सुदृढ़ बनाएं। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल मतलब जिनमें स्थायित्व हो, जो लंबे समय के लिए चल सकें। इस तरीके की प्रैक्टिस और पॉलिसीज क्या-क्या हैं और क्या-क्या इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी जानते हैं आप लोग क्या होता है?
काफी लंबे समय तक जो चीजें स्थिरता के साथ रहें, है ना? तो देखिए यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो स्थायित्व का यहाँ से मतलब ये हुआ कि हमारे वर्तमान में जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन्हें हम पूरा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं, उनको भी इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे आप जानते हैं, डीज़ल है, पेट्रोल है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज हम यूज़ कर रहे हैं, इनके रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं और ये समय के साथ खत्म हो जाएँगे। तो हम अगली जनरेशन के लिए भी इन्हें संरक्षित और सुरक्षित करके रखें, इसलिए ज़रूरी है इसकी, है ना? अब जैसे डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़-पौधे कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम आज के अपने ऐशो-आराम के लिए कल को हम खतरे में डाल रहे हैं, तो हम सस्टेनेबिलिटी को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक? It encompasses a holistic approach to development that considers economic, social and environmental factors to create a balanced and resilient system. तो इसके अंतर्गत एक होलिस्टिक अप्रोच है, संपूर्ण जिसे हम कहेंगे व्यवस्था। तो उस व्यवस्था में हमारी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, जिस पे हमारा पूरा सिस्टम फ़ोकस है। तो इन तीनों के बीच में तालमेल बना के रखना, इनमें बैलेंस बनाना और इन सभी में एक समानता बनाए रखना, ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का एक मेन ऑब्जेक्ट है। Sustainability aims to find a harmonious and enduring equilibrium between human activities and the natural environment, ensuring that resources are used efficiently, ecosystems are protected, and societal well-being is prioritized. तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मानवीय जो कार्यकलाप हैं, क्रियाएं हैं और वातावरण जो है, इस दोनों के बीच में एक बराबर तालमेल बना रहे और लंबे समय तक के लिए बना रहे और हम इसके संसाधनों का इस तरीके से यूज़ करें जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल जो सिस्टम है वो बैलेंस बना रहे, सुरक्षित रहे और इनको प्राथमिकता दी जाए जिससे इनका दोहन इतना ना हो कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो ना अवेलेबल हो सके। इसीलिए देखिए आप कर सकते हैं ऐसा कि अपने आराम के लिए आप बहुत कुछ यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हैं। उनके यहाँ अभी इस समय सर्दियाँ अगर हैं तो घरों को गर्म करने के लिए उनके यहाँ पर्याप्त एनर्जी है और ज़रूरत पड़ती है तो एशिया से या रसिया वग़ैरह से कंट्रीज़ से इनसे हर चीज़ को वो खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है और उनके पास कमी नहीं है। अब वो जो एसीज़ यूज़ कर रहे हैं या रूम हीटर्स यूज़ कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा और भी तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसकी वज़ह से एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो उसे झेल रहे हैं बेचारे गरीब कंट्रीज़। गरीब कंट्रीज़ इतने-इतने गरीब हैं कि वहाँ वैक्सीन नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं है, वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी जीने लायक भी उनकी स्थिति नहीं है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके बीच तालमेल बना के चलें और जैसा हिंदुस्तान में हमेशा रहा है और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी में ये जो फैक्टर्स हैं, एक तो सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक, इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। पूरी दुनिया के चीज़ें इनसे प्रभावित होती हैं, इसलिए उनमें तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी हमारी व्यवस्था सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, लंबे समय तक चले, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत और नियम हैं। पहला एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, दूसरा सोशल इक्विटी, तीसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, चौथा इंटरजेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा ग्लोबल कोऑपरेशन और छठवां रिसिलेंस। ये 6 हमारे सस्टेनेबल फैक्टर्स हैं वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम मैनेज करते हुए सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हम देखते हैं, पहले में हमारे में है कि एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप क्या है?
तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सीक टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स मतलब इसकी देख रेख और इसको मैनेज करने की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सुरक्षित रहें, पॉल्यूशन कम हो और बायोडायवर्सिटी जिसमें जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु हैं, जंगलों के हैं, कीट पतंगे वगैरह ये सभी कुछ आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, पेट हैं या वो जंगली हैं, उन सभी को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएँ और इसके साथ ही हम इकोसिस्टम जो हमारा है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इकोसिस्टम में हमारे में आप लोग अभी उतनी एज नहीं होगी, कुछ समय की बात है 20, 25, 30 साल पहले बहुत सारे ऐसे पक्षी और चिड़ियाँ हुआ करती थी जो अब खत्म हो गई हैं लगभग या खत्म होने की कगार पे हैं। जैसे गिद्ध हैं, बलचर्स, पहले बहुत होते थे। अब आजकल क्या है कि हम लोग खेतों में इतने ज़्यादा कीटनाशक डालते हैं जिनकी वज़ह से कई बार जो मरते हैं जीव-जंतु, उन्हें वो खा लेते हैं और उसके ज़हर की वज़ह से वो भी मर जाते हैं। ये प्रजाति लगभग लुप्त होने पे है। तो ये एनवायरमेंटल स्टीवर्डनेस सिर्फ होनी चाहिए इस पेट सभी के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सोशल इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस एंड इंक्लूसिविटी इन डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी इस बात को मानती है कि ये जो विकास है वो ईमानदारी के साथ और सभी के संयुक्त प्रयासों से होना चाहिए और इट स्ट्राइव्स टू एड्रेस और ये जो है social issues such as poverty, inequality, and access to basic needs like education, healthcare, and clean water. तो सोशल इक्विटी जो है उसके अंतर्गत हमारा प्रयास ये होता है कि तमाम सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जिनमें से गरीबी है, असमानता है, ये चीजें गलत हैं और इसके साथ ही हमारा प्रयास ये होता है कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिक नीड्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ पानी, ये सभी के लिए उपलब्ध हो। आपको अभी पता है और आप जाके देख सकते हैं बहुत सारे अभी भी गांव हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे क्लीन वाटर का अरेंजमेंट नहीं है, लोग बाग अभी भी हैंडपंप से पानी पीते हैं और हैंडपंप से पीते हैं। अभी कुछ समय पहले तक 10 20 25 साल पहले तक अगर आप देखते तो कुएं बहुत ज्यादा चला करते थे, खुले में कुएं होते थे, उनसे पानी भरा जाता था, है ना। अब गांव गांव तक भी टंकियां बनने के बाद में पानी को भी शुद्ध करने के बाद में दिया जा रहा है। कई कंट्रीज अभी तक ऐसे हैं जहाँ पे स्थितियां बहुत ही खतरनाक हैं और बिल्कुल अच्छी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। कई जगह पे जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, उनकी वजह से पानी का लेवल बहुत डाउन हो रहा है। उन क्षेत्रों को डार्क जोन्स के नाम से कहा जाना जाता है। इन डार्क जोन्स में या तो पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है या लगभग खत्म हो चुका है। तो वहां पे अब ह्यूमन बींग्स बने बनाए मकान और सब कुछ छोड़ के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है। Social equity involves ensuring that the benefits of development are distributed equitably among all members of the society. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इक्विटी क्या होता है? कैपिटल जानते हैं कॉमर्स वाले जो लोग होंगे और इक्विटी जानते हैं। ये एक ऐसा धन है जिसको सभी लोगों में, सोसाइटी के सभी मेंबर्स में बराबर बांटा जाना चाहिए। मतलब हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी की व्यवस्था सभी लोगों के पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो दिल्ली और आगरा में रह रहे हैं, उन्हीं के पास हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी में हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एक इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो वो इंक्लूसिव हो, उसमें लोकल लोग, साथ में हमारा पर्यावरण और साथ में सभी जो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं उस इकोनॉमिक किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, सभी का भला हो उसमें और सभी की अपनी जिम्मेदारियां हो। और इसका खास जोर किस पे होता है?
जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। आप बिजनेस रिसोर्सेज का जो यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंट करें। मतलब देखिए, जैसे मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर में लगभग एक बोतल बनाने के लिए 5-7 बोतल पानी खराब निकल जाता है, तब एक बोतल पानी बनता है। तो अब ये जो खराब पानी निकल रहा है, तो इसको रिसाइकल होने के लिए उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने फिक्स करी है कि वो पानी रिसाइकल होने के लिए अंदर जमीन में जाना चाहिए। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम केवल अपने लालच में एक तरफा काम करते हैं, बाकी पानी ऊपर बह रहा है और खराब हो रहा है, तो अंडर वाटर जो लेवल है वो डाउन होता जाएगा और दिक्कतें खड़ी होंगी। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो एक हम लोगों की जनरेशन है जो 50+ में है, एक आपकी जनरेशन है जो 18+ में है, आने वाली जनरेशन अब आपकी है। तो इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज द रिकॉग्निशन ऑफ द नीड्स एंड राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी का एक मूलभूत उद्देश्य जो है वो ये है कि आने वाली जो जनरेशन है उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी, उनके अधिकार हम पूर्वक उन आवश्यकताओं को अभी से सुनिश्चित करें। और आज हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाली सोसाइटी में जिन चीजों की आज आवश्यकता है उनकी कल भी होगी, इसलिए उनके जो सोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाए और उन्हें मिल सकें, इस बात को हम सुनिश्चित करें। इट इज इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल कोऑपरेशन। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्टेबिलिटी के लिए। इनमें से क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है। अब जैसे आप समझते हैं कि मच्छर है, मच्छर आपको परेशान जरूर करता है, लेकिन इसकी भी सोसाइटी में बहुत आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, शायद आप नहीं जानते होंगे भी, है ना। एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन है, आर ग्लोबल इन नेचर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफन रिक्वायर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्स डिप्लीशन, मौसम में परिवर्तन और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें हमारा जंगल आते हैं, समुद्र आता है और तमाम चीजें, जीव जंतु आते हैं, इन इनमें लॉस और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है का दुरुपयोग, इन सब का जो इफेक्ट है वो ग्लोबल होता है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा जिसका भी ऑन है ना। तो इसको ग्लोबली मिलके इंटरनेशनल लेवल पे सभी के संयुक्त प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। और ये क्रॉस बॉर्डर्स प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, तो सभी को यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसाइलेंस। रिसाइलेंस का मतलब होता है परस्पर तालमेल बेहतर और एक समरसता, जो शब्द यूज होता है, सभी लोगों का भला हो जिसमें। तो इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग रिसाइलेंस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिस्टम टू विदस्टैंड शॉक एंड अनसर्टेनिटीज। तो रिसाइलेंस में हम क्या करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका सामूहिक रूप से हम प्रयोग भी करते हैं और उनके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एथिक्स। एथिक्स क्या है? तो एथिक्स के बारे में आपके में भी शायद कोई टॉपिक पहले आए हैं, पता नहीं, बट ये टॉपिक्स ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं, फिर भी हम इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, जिन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, और उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लिए पेनल्टीज होती हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सामाजिक स्तर पे हमें खुद को फॉलो करने होते हैं। इससे हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे सिविलियन बनते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है जो इन्हें फॉलो करता है। और वो समाज में सम्मान पाता है और बहुत कुछ चीजें वो सीखता है। अब इसमें देखिए, जैसे इंटीग्रिटी है ना, मोरल है, प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी है। अब अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई जेल और वो नहीं है। आपके अपने अधिकार हैं, आप फेयरनेस है, आप किसी को बायस नहीं है, नेपोटिज्म आपके अंदर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसियसनेस है, कंसिस्टेंस है, चॉइस है, ऑनर है, वैल्यू, ये सारे हमारे एथिक्स हैं।
वो नियम है जिन्हें हम आचरण का पार्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एथिक्स इज ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स क्या है? अध्यात्म का एक ऐसी शाखा है जो हमारे नैतिक नियम जो हैं उनके और मूल्य जो नैतिक हैं उनके सिद्धांत की क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं वो पार्ट एक एथिक्स कहलाता है। Principles of ethics provided a framework for individuals and groups to make ethical decisions and conduct themselves in ethical manner. तो इसमें क्या होता है कि समाज में कुछ नियम बने होते हैं और ये नियम सामाजिक स्थिति के हिसाब से अपने-अपने अलग-अलग हो सकते हैं और इन्हें क्या सही है, क्या गलत है ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ और रिलिजन्स वगैरह पे भी डिपेंड होते हैं, है ना? These principles provide a foundation for ethical decision-making in various contexts, guiding individuals, professionals, and organizations towards behavior that promote moral values and societal well-being. इन सिद्धांतों के अंतर्गत बहुत सारे मूलभूत ऐसी चीजें आती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग से संबंधित तमाम चीजों को ये इन्वॉल्व करते हैं और इसमें जो व्यक्ति विशेष है उसे उनके बारे में जानकारी मिलती है चाहे वो प्रोफेशनल है या एंड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स बिहेवियर दैट प्रमोट्स मोरल वैल्यूज। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी एथिकल जो वैल्यूज हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए तमाम सारे प्रयास करे जाते हैं और सोसाइटी में भी इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करने के लिए लोगों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं वो सोसाइटी में विशेष स्थान पाते हैं। It's important to note that the application of these principles may vary based on cultural, religious and individual differences. तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एथिकल वैल्यूज हैं ये अलग-अलग हैं सभी में और ये कल्चर, रिलीजन और व्यक्ति विशेष के आधार पर भी होती हैं। जैसे कई लोगों में है कि जब आप घर में घुसते हैं तो जूतों को बाहर उतारें। आप कुछ लोग इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। कुछ लोग फॉलो करते हैं किचन में आप बिना नहाए नहीं घुसेंगे, लेकिन तमाम लोग हैं जो ऐसा फॉलो नहीं करते। तो ये एथिकल हैं नियम, मे बी डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नाउ हियर आर सम की प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स जो है हमारे, इनके कुछ मुख्य सिद्धांत क्या हैं? एक तो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब आपने खुद बनाए हैं, आप इन्हें फॉलो करेंगे। इनके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बेनिफिशियंस, ये सभी के हित में होते हैं, समाज के हित में होते हैं, व्यक्ति विशेष के हित में होते हैं। जस्टिस, इससे सभी को एक समरूपता आती है। फिडेलिटी, फेथफुलनेस, विश्वास बहुत बड़ी चीज है और जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी आपको मालूम है कि उसकी बात पे आप विश्वास कर सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में बड़ा प्रशंसनीय और बेहतर होता है। इस विश्वास के मामले में आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा-सा महाभारत के बारे में जिन्होंने देखा है, उन्हें पता है कि गुरु द्रोण जो थे, तो उनको श्री कृष्ण ने ये कहा कि द्रोण को हरा पाना युद्ध में संभव नहीं है और द्रोण को तभी हराया जा सकता है जब इनसे ये कहा जाए कि उनका जो बेटा था, उसका नाम था अश्वत्थामा और कि अश्वत्थामा मारा गया अगर इस बात की इन्हें खबर दी जाए तो इनका जो वो मतलब कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा और ये दिल से टूट जाएँगे और फिर इनकी सेना को हराया जा सकता है। तो ये फेथफुलनेस और ट्रुथफुलनेस ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब किसी की भी बात पे वो भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए खुद जो धर्म के प्रतिनिधि कहे जाते हैं अ, पांडवों में आप जानते हैं युधिष्ठिर, तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर इस बात के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि युधिष्ठिर अगर कहेंगे तो हर कोई जानता है कि वो जस्टिस, फेथफुल और ट्रूथफुल के नेस के एक प्रतिनिधि हैं। वो गलत बात कह ही नहीं सकते और
अश्वत्थामा मारा गया, ये उनका पुत्र है। ये अगर वो वहाँ पे कहते हैं तो इससे पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, ऐसा झूठ वो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक पर्सनैलिटी है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, भीम अलग है, अर्जुन अलग है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि एक हाथी होता है, जिसका नाम अश्वत्थामा होता है। तो भीम उस अश्वत्थामा को मार देते हैं। अब उनसे कहा जाता है युधिष्ठिर से कि अब तो आप कह सकते हैं अपने गुरु से कि अश्वत्थामा मारा गया। आपको तो सिर्फ इतना कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, है ना? तो यही होता है। और वो द्रोण पूछते हैं कि क्या युधिष्ठिर तुम ये कह रहे हो अश्वत्थामा मारा गया है? तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अब एक तरीके से ये धोखा था, और ये फेथफुलनेस नहीं थी, ट्रूथफुलनेस नहीं थी, और ये जस्टिस भी नहीं था। लेकिन युद्ध में, जैसा आप लोगों ने सुना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो ये श्री कृष्ण थे जिन्होंने युधिष्ठिर से भी अपने भले के लिए झूठ बुलवाया, और एक ऐसा झूठ जो झूठ होते हुए भी ठीक था बोलना, तो वो वहां पे बोला गया। लेकिन केवल एक इसी इंस्टेंस की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जो ट्रूथफुलनेस और फेथफुलनेस के लिए एक सिंबल माना जाता है ना? नेक्स्ट है कॉन्फिडेंसिलिटी। आप के जो एथिक्स हैं, उनमें अगर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं है किसी को, तो कोई पर्सनल बात आपके साथ शेयर नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसका साथ देंगे और पूरी तरीके से लेके चलेंगे। तो ये सब एथिकल वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, इंटीग्रिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, मतलब जो संबंध बनेंगे वो भी लंबे समय तक आप कायम करके चल पाएंगे। ये सब चीजें अगर एक व्यक्ति विशेष में है, तो वो समाज में सम्मान का पात्र होता है, और उसके मित्र बेहतर होते हैं, और वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर वैल्यूज इन मैनेजमेंट। सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब सेक्युलर वैल्यूज क्या है और स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है? तो सेक्युलर, जहां पे कोई धर्म मायने नहीं रखता, जहां पे हमारे नैतिक कर्तव्य सबसे पहले और प्राइमरी है, और स्पिरिचुअल में नैतिक कर्तव्य भी पीछे आ जाते हैं, और ये हमारे आध्यात्मिक वैल्यूज जो हैं वो आगे आ जाती हैं। जैसे आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, तो सेकुलर है, वहां पे सभी एक हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, सब एक हैं। जो नियम बनेंगे सभी के लिए एक जैसे बनेंगे, हिंदुओं के लिए अलग नहीं, मुसलमानों के लिए अलग नहीं, और क्रिश्चियंस के लिए अलग नहीं। वहीं पे जब स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करते हैं, तो कोई फर्म ऐसी है जिसमें कुछ मॉर्मन्स हैं, और वो स्ट्रिक्ट नमाजी हैं, वो नमाज अदा करते हैं अपने टाइम पे। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस बात का भी इंतजाम करती हैं कि ये अपने धर्म को ज्यादा गहराई से फॉलो करने वाले हैं, तो इन्हें इस बात की छूट दी जाए कि ये अपने ड्यूटी के दौरान भी नमाज अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकें। तो ये स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, है ना? तो मैनेजमेंट में ये सब मायने रखती हैं। मैनेजमेंट हमें अगर बेहतर बनाना है, तो स्पिरिचुअल और सेक्युलर इन दोनों वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तब हम उस चीज को किसी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी तरीके के लोग होंगे, तब हम जब कोई गाइडलाइंस बनाएंगे, उन गाइडलाइंस के तहत सब चलेंगे, और अगर इसे बेहतर मैनेज कर पाए, तो हमारे डिसीजन मेकिंग की क्षमता बेहतर होगी। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकुलर वैल्यूज जो हैं वो नॉन रिलीजियस हैं, और स्पिरिचुअल रिलीजियस हैं, ऑफन एसोसिएटेड विद एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक कंसिडरेशंस। तो नॉन रिलीजियस हैं सेकुलर वैल्यूज, लेकिन ये आपके एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक कंसिडरेशंस के आधार पर हैं। मतलब मानवीयता इसमें प्रथम है, धर्म इसमें इसके बाद है। स्पिरिचुअल वैल्यूज ड्रॉ फ्रॉम ए डीपर सेंस ऑफ पर्पस एंड इंटरकनेक्शन कनेक्टेडनेस, ऑफन रूटेड इन रिलीजन और ट्रांसेंडेंट बिलीफ्स। तो इसमें हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता चला आ रहा है, जिन पे हम विश्वास करते हैं, बातों पे जिन्हें हम समझते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं। वहां पे हम क्वेश्चन नहीं उठाते कि नमाज क्यों अदा करते हो, वरना हो तो क्या हुआ। तो ऐसी बातें नहीं करते। उन चीजों पे हमें वो करने की जरूरत नहीं है ना। बोथ प्ले एसेंशियल रोल इन शेपिंग होलिस्टिक एंड एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो इन दोनों से ही क्या होता है कि हमारी जो
ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है या हमारी जो इंडस्ट्री है, कारखाना है, कंपनी है, उसमें होलिस्टिक जो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिचुअल और सेकुलर इन दोनों में प्रॉपर तालमेल बैठे। नेक्स्ट में देखिए, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड फीचर्स क्या है इसमें मैनेजमेंट में। तो सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू गाइडिंग बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड ethics in various aspects of life, including personal conduct, societal interactions, and organization management. तो इस सेकुलर और स्पिरिचुअल वैल्यू जो हैं वो अलग अलग अप्रोचेस को शो करते हैं, जो आपके व्यवहार में, आपके निर्णय लेने की स्थिति में और लाइफ के लगभग हर पार्ट में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके साथ ही आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनल व्यवहार कैसा है, आपके सामाजिक संबंध कैसे हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में मायने रखते हैं। सेक्युलर वैल्यूज फोकसेस ऑन ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, पहले भी बताया जा चुका है कि सेक्युलर का मतलब है किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि मानवता से संबंधित है। और स्पिरिचुअल जो होता है वो हमारा धार्मिक वेंट ऑफ माइंड और हमारी जो परंपराएं हैं और जो हमारे विश्वास हैं उन पे डिपेंड होके हम आगे बढ़ते हैं। ये इनके फीचर्स होते हैं। अब सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज में फीचर्स क्या है? ये हमारी जो वैल्यूज हैं, ये सेक्युलर वैल्यूज हैं, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म में क्या है? ग्राउंडेड इन ह्यूमनिज्म। तो सेक्युलर वैल्यूज जो है हमारी वो मानवता आधारित है, एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, रीजन एंड रेशनलिटी, कारण और कारण के पीछे की जो चीज है, खोज है, विशेषता है, उस पर आधारित होता है। इसमें सामाजिक न्याय और समानता होती है, जैसे भोजन सभी को एक ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि किसी को बहुत अच्छा हो, किसी को बहुत खराब हो, एक ही कंपनी में एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो ये हमारे सेक्युलर सिस्टम वहां डेवलप होगा, जो भी अधिकार होंगे सभी को बराबर होंगे। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, व्यक्ति विशेष की अपनी स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है और पर्यावरण स्थिरता पर भी इसके अंतर्गत जोर दिया जाता है। अब ये हमारे हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये हमारे ट्रांसेंडेंट बिलीफ्स पे डिपेंड करते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैशन एंड एम्पैथी, दया और जो सद्भावना, और इसमें इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग एंड वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। ये लव, गुडनेस, जेंटलनेस, पेशेंस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंटेंट, जॉय, काइंडनेस एंड पीस, ये सब हमारी इनर वैल्यूज हैं जो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं और इनके द्वारा हम अपने आप को प्रसन्न और कंप्लीट बना सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं बट मेंटली सही नहीं है, ये मेंटल स्टेट्स होती हैं सारी। और ये हम इन्हें प्रैक्टिसेस के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनमें इस पे इसका डिपार्टमेंट ही अब एक लगभग हो जाता है और इनमें एक CSR ऑफिसर भी होता है जो इन्हें मेंटेन करता है। और आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका बहुत अच्छा इंतजाम होता है। इसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं, एक एनवायरमेंट, पीपल्स एंड सोसाइटी। ये इंडस्ट्री है, ये अभी मान लो जैसे जूता बनाने का कोई बड़ा कारखाना है, तो वो उसे जितनी भी चीजों की जरूरत है वो लोकल लेवल से उन्हें पूरा करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे और कोई चीजें हो। तो उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है इस पर्यावरण के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और उसके यहाँ जो डायरेक्टली लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी। ये तीन चीजें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत आती हैं। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? So corporate social responsibility refers to the ethical and voluntary actions that business takes to contribute to the well-being of society beyond their core economic functions.
तो बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आर्थिक विकास करना, लेकिन आर्थिक विकास के साथ वॉलंटरली देखिए, अभी आपने पढ़ा था यूके ब्राइबरी एक्ट जो था, उसमें इंडस्ट्रीज पे इम्पोज कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है और इंडस्ट्री के पास कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो भी उसके लिए दोषी होगी। तो सीएसआर पार्ट को भी ऐसा बनाया जा सकता है कि इंडस्ट्रीज को ये भूमिका निभानी सुनिश्चित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये छोड़ दिया गया है उनके अपने ऊपर, है ना? तो यहाँ से it is a concept that goes beyond profit maximization and highlights a company's commitment to addressing social, environmental and ethical issues. तो ये क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्रॉफिट को बहुत ज्यादा कमाने के साथ में इस बात पे भी ध्यान रखने की ओर जोर दिया जाता है कि आप जो पर्यावरण है, समाज है और जुड़े हुए लोग हैं, साथ में उनके नैतिक मूल्य हैं, इन सभी को भी आप प्रमोट करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समाज से ले रहे हैं, आप पर्यावरण से ले रहे हैं, तो उसे आप देंगे भी। CSR involves integrating social and environmental concerns into business operations and interactions with stakeholders. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सामाजिक, पर्यावरण और व्यक्ति विशेष और उससे जुड़े हुए लोग जो उसके लाभार्थी हैं, उन सभी के बीच में तालमेल को भी सुनिश्चित करता है और इसके द्वारा सोसाइटी पर एक बेहतर प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है। कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? प्रयुक्त लैंडी ने माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा। तो इनमें क्या होता है? CSR practices not only benefit that communities and environment in which a company operates, but also enhances its reputation, fosters employees' loyalty, and contribute to long-term sustainability. तो जो चीजें अभी तक बताई गई केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। CSR का क्षेत्र यहाँ तक भी होता है कि अपनी समाज में एक बढ़िया रेपुटेशन बनाए, अपने एम्प्लॉयज को एक बेहतर भविष्य प्रदान करे और उनके वेलबींग के लिए वो सोचे और इसके साथ ही एक लंबे समय के लिए उन्हें एक स्थिरता प्रदान करे। As a result, CSR has become an integral part of modern business practices and corporate governances. तो एक ये सब चीजें पूरे करते हुए CSR जो है किसी भी कंपनी का जो मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस हैं उनका एक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट बन चुका है। की एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आते हैं? देखिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारा पर्यावरण स्थिरता हो, पर्यावरण हमारा खराब ना हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो हमारी कम्युनिटी है, आसपास का एरिया क्षेत्र है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सप्लाई चेन में हो या किसी में भी हो, किसी भी तरीके से हमारे साथ किसी भी चेन में जुड़े हुए हैं, तो उनका एंगेजमेंट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें जो भी काम हम कर रहे हैं वो फेयर तरीके से हो, गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और साथ में हमारे एथिकल एंड मोरल प्रैक्टिसेस जिन्हें हम जो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं की गई हैं, फिर भी हम उन्हें सुनिश्चित करें। एम्प्लॉय वेलबींग, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि टाटा जो जिसके जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप ने शुरू से ही बिफोर इंडिपेंडेंस भिलाई वगैरह में जो प्लांट्स वगैरह लगाए थे, आप जानते हैं जमशेद जी टाटा ने, तो CSR के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम उन्होंने किया शुरू से और आज तक भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा माना जाता है कि टाटा के द्वारा जितनी कमाई की जाती है उसका लगभग 60% सोशल और उसमें भी एकता को सुनिश्चित करना, समाज में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस और फिलैंथ्रोपी मींस जो दान होता है सामाजिक स्थिति में लोगों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ये होना चाहिए। सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, बेहतर अपने दायित्वों का निर्वहन और उनका प्रयोग और मानवीय अधिकार, उसके साथ में जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये सब CSR के की एस्पेक्ट्स हैं। फिर हम आते हैं
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सब चीजें हैं, लॉन्ग टर्म, सिंसियरिटी, मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, गोल है, ये सब चीजें है ना। तो शुरू में भी बताया जा चुका है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये सब हैं। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट, और फिलैंथ्रोपी दूसरे लोगों का वो आपका सोशल जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर्स एंड स्टेक होल्डर्स, उसके बाद में कस्टमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके भागीदार हैं, एम्प्लॉयज हैं और सप्लायर्स हैं। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, यहाँ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये सोशल सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इधर जो आप देख रहे हैं वो जनरल पब्लिक है। तो इस तरीके से ये लेवल्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिन्हें हम अभी देखिए इस लेवलिंग में 3 P's का एक कंसेप्ट चलता है। फिर वहीं पर हम आ जाते हैं, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट्स में ये 3 चीजें हैं, लोग, ये हमारा प्लेनेट और प्रॉफिट। मतलब हमारा प्रॉफिट भी हो उस इंडस्ट्री जो कुछ हम चला रहे हैं, हमारे लोगों का भला भी हो और इस प्लेनेट का भी भला हो। प्लेनेट मतलब पूरा पृथ्वी मंडल जो है उसका भी भला हो। ये हमारा 3 P का उद्देश्य होता है CSR का, डायरेक्टली, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप आगे देखेंगे तो दिस इज द लास्ट, नाउ टाइम भी हो चुका होगा ऑलरेडी। तो हमने आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक को कवर किया, और लास्ट टॉपिक हमारा 3 P का कंसेप्ट रहा, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। So this presentation is ending here now. If anyone have any question, then you can ask me before winding this session today. Any question from any student? We are working towards providing you notes very soon, and we will provide as soon as it may be possible. And the online examination system we are also trying to activate very shortly. उसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म एक दिया जाएगा, उसे आप भरेंगे, उसके आधार पे आपका स्टार्ट होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर अभी जो आपने बताया एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? सर गूगल फॉर्म से रिलेटेड जो बताया था। हाँ, एक गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें कुछ सूचनाएं आपसे मांगी जाएंगी, उसी से ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में वो आपको मिल जाएगा सभी को। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर हाँ जी, बताइए। सर मुझे एक बात पूछनी थी, अब हमारा इंटरनल होगा क्या सर? किस कॉलेज से हैं आप? सर सेंट जॉन्स कॉलेज। सेंट जॉन्स में इंटरनल होगा, बट पॉसिबली वो ऑफलाइन में होगा इस बार आपका। सर बट अभी भी तो हुआ था ऑनलाइन जिसमें 10 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। हाँ, तो आपका ऑलरेडी फिर वो उसी से ही असेस होगा, मेरे को लगता है, जो गूगल फॉर्म से हुआ था ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस? सर आगरा कॉलेज का होगा क्या सर एग्जाम? तो 23rd को है सर, वो ऑनलाइन होगा कि 23 ऑफलाइन होगा? फरवरी को है ना। यस देखिए, सर। वो तो सभी कॉलेज का, पूरे यूनिवर्सिटी का होगा, जिसमें 75 मार्क्स का होता है। वो MR बेस्ड होगा पॉसिबली, वो तो सभी का ही होना यस है सर। ना। अगर इंटरनल ऑफलाइन होगा? असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट जो है वो आगरा कॉलेज का ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।
So thank you very much to all of you who are joining this session. We will come back tomorrow on the same time with next topics of the unit. Till then, take care. And we are just winding this session here. So thank you for being with us.